यहाँ पे हम देखेंगे जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल SBN क्लासेज है, उसमें आपका स्वागत है। और उम्मीद करते हैं आप सारे लोग मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चूँकि हम पढ़ रहे हैं संविधान फिलहाल में और राज्य व्यवस्था, वो भी भारत का। तो पिछली क्लास में हम डिस्कस किए थे लिखित और अलिखित संविधान के बारे में। तो वहाँ पे हम बहुत अच्छे से बताए थे। एक आध फैक्चुअल चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, उस वीडियो में हम ऐड नहीं कर पाए थे, तो उसको आज यहाँ पे बता देते हैं उसके अगली क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे एकात्मक और संघात्मक संविधान के बारे में, कि एकात्मक संविधान किसे कहते हैं और संघात्मक संविधान किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम पहली क्लास जो संविधान की थी उसमें पढ़ रहे थे, तो हम संघ के आधार पर संविधान को दो भागों में बांटे थे, एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। और उन दोनों का मिला जुला स्वरूप कहीं कहीं देखने को मिलता है, उसको अर्ध संघात्मक में रखा जाता है। तो उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हम कर लेंगे। लेकिन जो लिखित और अलिखित संविधान हम पढ़े थे तो उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी। जैसे एक चीज़ थी कि फैक्चुअल चीज़ें हैं कि कभी कभी पूछता है कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, सबसे छोटा संविधान, सबसे नया संविधान, सबसे पुराना संविधान, ये सारी चीज़ें कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो जब बात आती है कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है, तो सबसे पुराना लिखित संविधान अगर बात आएगी तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, USA का है, ठीक है। और सबसे नया संविधान की अगर बात की जाएगी तो वो क्यूबा का है, जो कि 2019 में बना था। तो सबसे पुराना लिखित संविधान कौन हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका का हो गया, ठीक है। और सबसे नया संविधान किस देश का हो गया? तो क्यूबा का हो गया, जो कि 2019 में बन के तैयार हुआ था। फिर अगर बात आती है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। वो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। जबकि अगर सबसे छोटा लिखित संविधान की बात की जाती है तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है, ठीक है। सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे नया संविधान क्यूबा, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। अब बात आती है कि सबसे लचीला लिखित संविधान किस देश का है, मतलब कठोर ना हो, सबसे लचीला हो। तो अगर सबसे लचीला लिखित संविधान की अगर बात आएगी तो वो श्रीलंका का है। और फिर कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि एशिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, मतलब एशिया में, जैसे कि हमारा देश भारत भी एशिया का ही देश है, एशिया महाद्वीप का ही देश है। तो एशिया महाद्वीप का या एशिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो जापान का है। तो ये चीजें वहां पे हमने आपको नहीं बताया था, इस वीडियो में हम उस चीज को ऐड कर दे रहे हैं। बाकी आज हम पढ़ेंगे एकात्मक संविधान के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि जब वहां पे संघ की प्रकृति के आधार पे हमने संविधान को दो भागों में बांटा था, पहला था एकात्मक संविधान, दूसरा था संघात्मक संविधान। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एकात्मक संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो एकात्मक संविधान कहते किसे हैं? तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि एकात्मक मतलब एक देश एक सरकार। तो चूंकि हम संविधान में देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा राज्य जहां पे एक सरकार हो और सारी शक्तियां उसी के पास हो, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण हो, तो उसको एकात्मक संविधान के अंतर्गत हम रखेंगे, ठीक है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है, एकात्मक संविधान के अंतर्गत आता है, ठीक है। हमने क्या बताया? एकात्मक संविधान, एक देश यानी एक राज्य होगा और वहां पे एक सरकार होगी, और जब एक सरकार होगी तो सारी शक्तियां उसी सरकार के पास होंगी, मतलब शक्तियों का क्या होगा? केंद्रीकरण होगा। अगर कोई चीज, मान लीजिए जैसे हमारे परिवार में कोई मुखिया है और कोई डिसीजन लेना है, तो परिवार के सारे सदस्य
डिसीजन नहीं लेते हैं। परिवार का मुखिया जो होता है अधिकांशतः यही देखा जाता है कि वही किसी चीज के ऊपर डिसीजन लेता है। तो वैसे ही सरकार के केस में कि एक सरकार होगी, वहां पे तो एकात्मक संविधान बोला जाएगा। और एकात्मक संविधान का ये लक्षण है कि सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होगी, अर्थात शक्तियों का केंद्रीकरण देखा जाएगा उस संविधान में। अब चूंकि सारी शक्तियां एक ही सरकार के पास होगी तो शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा, ये चीजें तो क्लियर हो गई, ठीक है। और जब सारी शक्तियां एक ही सरकार के पास है तो जो नीति निर्माण होगा या कानून निर्माण होगा और कानून के क्रियान्वयन का जो कार्य होगा, ये सारी चीजों का जो अधिकार होगा वो एक ही सरकार के पास होगा, क्योंकि सारी शक्तियां एक ही गवर्नमेंट, एक ही सरकार के पास है। इस वजह से नीति निर्माण हो, चाहे कानून निर्माण हो, और चाहे जो भी कानून हम बना रहे हैं उसके क्रियान्वयन की बात की जाएगी, तो ये सारी शक्तियां जो हैं वो एक सरकार के पास होगी। तो ये हो गया एकात्मक संविधान। अब हम देखेंगे कि एकात्मक संविधान के मतलब लाभ क्या है या विशेषताएं क्या है। तो अगर यहां पे हम देखेंगे तो एकात्मक संविधान, ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक हम देखेंगे क्या कि जैसे मान लीजिए हमारे परिवार में एक मुखिया है, उनको कोई निर्णय लेना है, और कोई और परिवार है उसमें 2 लोग मुखिया बने हुए हैं और 2 लोगों को निर्णय लेना है। तो उसमें क्या देखा जाएगा कि अगर एक लोगों को निर्णय लेना होगा तो वो जो भी निर्णय लेंगे शीघ्र ले लेंगे, लेकिन जहां पे अगर 2 लोगों को निर्णय लेना होगा या 2 से अधिक लोगों को निर्णय लेना होगा तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि एक लोग तो स्वतंत्र है, जो निर्णय लेंगे सारे लोगों को उसी निर्णय को मानना है। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक लोग निर्णय ले रहे हैं तो पता चलेगा कि पहला कुछ और निर्णय ले रहा है, दूसरा कोई और निर्णय ले रहा है, तीसरा कोई और निर्णय ले रहा है। तो पहले वाले केस में क्या देख रहे हैं कि निर्णय जल्दी हो जा रहा है, किसी भी चीज पे जो भी हम निर्णय ले रहे हैं वो जल्दी ले रहे हैं। लेकिन सेकेंड केस में हम क्या देख रहे हैं कि निर्णय में देरी हो सकती है कि कौन मतलब किसका निर्णय माना जाएगा, हो सकता है विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ये चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या देखेंगे कि एकात्मक संविधान की जो विशेषता है, तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी। एकात्मक संविधान की पहली विशेषता ये होगी कि निर्णयन में शीघ्रता होगी, निर्णयन में शीघ्रता होगी, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम विवाद होगा, न्यूनतम विवाद होगा, क्योंकि अगर निर्णयन की शक्ति एक इंसान के पास में होगी या एक सरकार के पास में होगी तो उस कंडीशन में कोई दूसरा विरोध करने वाला नहीं होगा। तो जो भी वो निर्णय लेगा सारे लोग उस निर्णय को मानेंगे। तो यहाँ पे किसी भी निर्णय को लेके विवाद की स्थिति बहुत मतलब विवाद के कम चांसेज होते हैं या न्यूनतम विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये 2 विशेषताएं हो गई। फिर इसकी तीसरी विशेषता ये होगी कि जो भी एक गवर्नमेंट है तो जो भी नियम बनाएगी वो पूरे देश के लिए लागू होगा। तो यहां पे सारे लोगों के लिए एक समान नीति होगी, ठीक है, सभी के लिए एक समान नीति, ठीक है। अगला हम क्या देख रहे हैं कि सभी के लिए एक समान नीति होगी, तो ठीक है। फिर ये निर्णय में शीघ्रता होगी, कम विवाद होगा, ठीक है, सभी के लिए एक समान नीति होगी। उसके बाद एक चीज यहाँ पे और देखने को मान लीजिए कि जैसे देखिए जहां पे एक सरकार होगी तो सरकार को चलाने के लिए कम खर्च की आवश्यकता होगी। जैसे भारत देश में क्या है कि एक केंद्र सरकार है और अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें हैं। तो राज्य सरकार के लिए अलग से मान लीजिए कोई मंत्री है तो उसको स्पेशल व्यवस्था देनी पड़ती है, उसको बहुत प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री को अलग से वेतन पेंशन जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं दी जाती हैं। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि अगर जहां पे
एक सरकार है तो वहां पे एक ही सरकार को बस देना पड़ेगा, और जहां पे कई सरकारें हैं तो वहां पे कई सरकार चलाने के लिए अधिक खर्च की हमको आवश्यकता होगी। तो उस कंडीशन में देखेंगे तो ये क्या होती है, कम खर्चीली सरकार होती है। कम खर्चीली सरकार। कम खर्चीली क्यों होती है? क्योंकि अगर कई सरकारें हैं तो कई मंत्री पद होंगे, कई मतलब ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा वेतन देना पड़ेगा, तो वो भारत के कोष से ही और राज्य के कोष से ही जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि ज्यादा खर्च होता है। लेकिन अगर एक सरकार होगी तो जो भी खर्च होगा सिर्फ और सिर्फ उसी सरकार पे खर्च होगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसके विषय में, इसकी विशेषताओं के अंतर्गत इस टॉपिक को भी शामिल किया जाता है कि यह कम खर्चीली सरकार होती है। फिर अगली बात हम क्या इसमें लिखेंगे कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई देश, बाहरी देश, कोई अदर देश किसी मतलब हमारे देश पे आक्रमण कर दे रहा है, ठीक है, तो आक्रमण कर दिया उसने, तो अगर वहां पे कई सरकारें होंगी और सबको मिला के डिसीजन लेना होगा कि हाँ हम क्या जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो वहां पे निर्णय में देरी होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो आपातकाल लग गया है। और अगर एक सरकार होगी तो जो भी करना होगा तो वो निर्णय खुद और त्वरित करेगी, तुरंत करेगी कि हाँ हमको ये चीज करनी चाहिए यार। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपातकाल के लिए कौन सी सरकार अच्छी होगी, एकात्मक सरकार अच्छी होगी। क्योंकि आपातकाल में क्या होता है कि सारी शक्तियां एक ही सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास चली जाती है। तो उस कंडीशन में अगर एकात्मक सरकार होगी तो जो भी निर्णय लेना होगा वो खुद तुरंत ले लेगी। अगर कई सरकारों से मिलकर अगर किसी चीज पे निर्णय अगर लेना होगा तो उस कंडीशन में निर्णय में देरी हो सकती है। तो यहां पे हम देखते हैं कि आपातकाल के लिए क्या है, अच्छी सरकार। आपातकाल के लिए अच्छी, ठीक है। तो ये चीजें हो गए। फिर ये मतलब जो एकात्मक संविधान होता है ये छोटे देशों के लिए अच्छा माना जाता है। अब क्यों अच्छा माना जाता है? जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, बहुत प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं, कहीं पे पहाड़ तो कहीं पे मैदान पाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे अमीर वर्ग के लोग भी रहते हैं, गरीब वर्ग के लोग भी रहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम कोई नियम या कानून बना रहे हैं, ठीक है, और सारे लोगों के लिए एक ही नियम कानून होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई अमीर का बच्चा है, ठीक, किसी भी अमीर का बच्चा है, वो चाहेगा तो चूंकि उसके पास पैसा है, संपत्ति है, वो अपने लड़के को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है। लेकिन अगर कोई गरीब का बच्चा चाहेगा तो क्या वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चाह के भी पढ़ सकता है? तो आपका जवाब होगा, या मेरा किसी का भी जवाब यही होगा कि नहीं, गरीब का बच्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एकात्मक जो सरकार है, एकात्मक संविधान के अंतर्गत जो सरकार होती है, तो ये छोटे देशों के लिए अच्छी मानी जाती है। क्यों अच्छी मानी जाती है? क्योंकि वहां पे विभिन्नताएं कम पाई जाती हैं। बड़े देश में, भारत में जैसे मान लीजिए कोई योजना लाई जा रही है, तो मैदानी क्षेत्रों के लिए उस योजना को अमल में लाने के लिए कम खर्च की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर उसी योजना को अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र में हम लागू कर रहे हैं तो वहां पे परिवहन चार्ज, अदर मतलब चीजें दिक्कत देंगी, तो वहां पे उसी योजना को लागू करने के लिए हमें ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। और अगर हम सारी मतलब दोनों जगहों की योजनाओं के लिए अगर सेम धन का वितरण करेंगे तो वहां पे क्या देखेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र में योजना है वहां पे धन का अभाव होने लगेगा उस योजना को मतलब पूरा करने के लिए, क्योंकि वहां पे परिवहन और इत्यादि प्रकार के जो भी चार्ज हैं वो ज्यादा लग रहे हैं। तो और दिक्कत हो रही है, रास्ता नहीं है, दुर्गम रास्ते हैं, तो वहां पे किसी भी चीज को ले आने में दिक्कत होगी, समय भी ज्यादा लगेगा। तो वहां पे पैसा की किसी भी योजना को
अमल में लाने के लिए पैसे का खर्च भी ज्यादा लगेगा। तो अगर हम सेम योजना दोनों जगह और सेम बजट में देंगे तो मैदानी क्षेत्र वाली योजना तो सफल हो जाएगी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र वाली योजना क्या होगी, असफल हो जाएगी, क्योंकि वहां पे उस योजना को सफल बनाने के लिए कास्ट ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि छोटे देशों के लिए जो एकात्मक संविधान होता है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहां पे विभिन्नताएं कम पाई जाती हैं। तो ये क्या होगा, छोटे देशों के लिए अच्छी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई कि हाँ ये छोटे देशों के लिए अच्छी हो गई। ठीक है, और एक चीज इसमें और हम देखेंगे कि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए सारे लोगों के लिए एक समान नियम कानून है। ठीक है, तो अगर सारे लोगों के लिए एक समान नियम कानून होते हैं तो वहां पे क्या देखा जाता है कि कोई भी देश का नागरिक हो तो उसके दिमाग में ये होता है कि नहीं, सरकार सारे लोगों को एक समान भाव से देखती है। तो जो वहां पे क्या होता है कि एकता की भावना प्रबल होती है। मतलब क्या है, अगर कोई भी देश का नागरिक है और वो चीज देख रहा है कि नहीं सरकार सारे लोगों के लिए एक ही योजना चला रही है, तो उसके दिमाग में यह आएगा कि सरकार सारे लोगों के लिए एक समान कार्य कर रही है। तो ये देखा जाता है कि एकात्मक संविधान या एकात्मक सरकार में एकता की भावना प्रबल होती है। तो इस चीज को भी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, एकता की भावना प्रबल। ठीक, तो ये हो गया इसकी विशेषताएं। अब इसके कमियों को हम पढ़ेंगे कि हाँ इसमें कौन कौन सी कमियां हैं, तो यहीं पे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके मतलब इसके साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं या दुष्प्रभाव क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि हम बताएं कि जहां पे बड़ा क्षेत्रफल होगा जिस देश का, या बहुत प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाएंगी, जैसे भारत देश है वहां पे सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार की विभिन्नताएं भारत में पाई जाती है। तो अगर यहाँ पे एकात्मक संविधान अगर हम लागू करेंगे तो क्या सफल होगा, नहीं सफल हो पाएगा, क्योंकि हर प्रकार के लोगों के लिए समाज में बहुत से पिछड़े वर्ग के लोग हैं या दलित समाज के जो भी मतलब लोग हैं, अब दलित बोलना अच्छा नहीं, दलित वर्ड ही अच्छा नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे जो भी मतलब आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं तो वहां पे अगर उनके स्तर को उठाना है तो उनको कुछ ना कुछ हमको छूट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हम देखते हैं कि अगर एकात्मक संविधान है और सारे लोगों के लिए एक समान अगर नीति कानून है तो वहां पे तो जो भी अमीर वर्ग के लोग होंगे वो उस चीज के अकॉर्डिंग अपने आप को सरवाइव कर लेंगे, लेकिन जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं जिनको कि सरकार से या लोगों से मदद की आवश्यकता है तो उनके लिए ये नियम कानून दिक्कत देने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बड़े क्षेत्रफल के देशों के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, बड़े क्षेत्रफल के देशों के लिए अच्छा नहीं है। जब नहीं लिख दिए हैं तो क्रॉस का कोई मतलब नहीं है। अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सभी का समान रूप से प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाएगा, ये चीज हम आपको बता चुके हैं। फिर इसमें एक चीज और देखी जाती है कि यहां पे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हम परिवार के मुखिया हैं और हम किसी डिसीजन को ले रहे हैं, हर बार हम किसी डिसीजन को ले रहे हैं कि हाँ ऐसे कर रहे हैं, तो परिवार के सारे लोग उस चीज को ऐसे कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसे होगा तो ऐसे होगा, घर के मुखिया ने बोला है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी ये भी देखने को मिल जाता है कि मुखिया अपने युगों में आ गया भाई कि नहीं हम जो कहेंगे वही होगा, भले वो गलत हो। तो कहीं कहीं क्या होता है कि इसका दुष्प्रभाव ये देखने को मिल सकता है कि तानाशाही रवैया।
इसके साइड इफेक्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम बात किए एकात्मक संविधान की। अब हम बात करेंगे संघात्मक संविधान की। ठीक है, इसकी कमियां या हानियां आप लोग देख लिए कि ये बड़े क्षेत्रों के लिए, बड़े क्षेत्रफल के देशों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सभी का प्रतिनिधित्व समान रूप से नहीं होगा और सारी शक्तियां एक ही गवर्नमेंट के पास होगी, तो उसे लगेगा कि सारा पावर मेरे ही पास है, तो वो मनमानी भी कर सकती है वो गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार, तो ठीक है, इसको जब हम संघ की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो वहां पे हम इसके बारे में जिक्र किया था। तो संघात्मक सरकार या संघात्मक संविधान, तो ऐसा संविधान या ऐसी सरकार जहां पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, अर्थात शक्तियों का बंटवारा हो, अर्थात शक्ति जो है वो अलग अलग लोगों के हाथों में अलग अलग शक्तियां दी गई हो, तो ऐसे संविधान को हम संघात्मक संविधान कहेंगे और ऐसी सरकार को हम संघात्मक सरकार कहेंगे। जैसे कि भारत देश में कैसा संविधान का स्वरूप पाया जाता है, तो मेनली तो अर्ध संघात्मक है भारत का। अगर रियल में देखा जाए तो वास्तविक रूप से अगर भारत के संविधान को देखा जाए तो भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है, लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो भारत के संविधान को संघात्मक संविधान के अंतर्गत रखा जाता है। अब भारत के यहाँ पे क्या है, केंद्र सरकार होगी। ठीक है, संघात्मक सरकार अगर है, संघात्मक संविधान है, तो एक होगी केंद्र सरकार। ठीक है, और उसके नीचे क्या होंगी, राज्य सरकारें होंगी, राज्य सरकारें। ठीक है, अब जितने राज्य होंगे उतनी सरकारें होंगी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं कि केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। ठीक, तो ये चीजें हो गई। तो यहाँ पे कुछ शक्तियां क्या होता है केंद्र के पास होती है, कुछ शक्तियां क्या होता है राज्य सरकार के पास होती है, तो यहाँ पे होता है। यहाँ पे फिर हम क्या देखेंगे कि चूंकि शक्तियों का बंटवारा यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, तो यहाँ पे क्या होगा, शक्तियों का बंटवारा होगा, अर्थात कुछ शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी तो कुछ शक्ति किसके पास होगी, राज्य सरकार के पास होगी। ठीक है, इसी का एक उदाहरण है, जैसे कि भारतीय संविधान में वो जो सूची दिया गया, एक संघ सूची है, संघ सूची में वे विषय रखे गए हैं जिन पे नियम बनाने का या कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। फिर एक राज्य सूची है, राज्य सूची में नियम कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को है। और एक समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार दिया गया है। हालांकि अगर दोनों सरकारें एक ही विषय से संबंधित कानून अगर दोनों सरकारें बनाती हैं तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार वाला कानून प्रभावी माना जाता है। ये आज तक होता चला आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, सूचियों के माध्यम से हम क्या किए हैं, शक्तियों का बंटवारा किए हैं कि हाँ ये शक्ति इनके पास है, ये शक्ति इनके पास है। तो संघात्मक सरकार या संघात्मक संविधान में क्या होगा कि एक केंद्र सरकार होगी और उसके नीचे कई राज्य सरकारें होंगी। जैसे कि देखिए, अगर ग्राम स्तर पे भी देखा जाए, स्थानीय स्तर पे, तो स्थानीय सरकारें भी पाई जाती हैं। जैसे कि ग्राम प्रधान होता है तो ग्राम का मुखिया होता है या ग्राम का हेड होता है, तो वो ग्राम स्तर पे अपना शासन चला रहा है, ग्राम स्तर पे लोगों से नियम को फॉलो करवा रहा है, तो वो ग्राम स्तर पे है। ब्लॉक स्तर पे भी होता है, जिला स्तर पे भी होता है। तो इसी प्रकार क्या हो रहा है कि भारत क्या है, भारत में भी क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए तो अलग सरकार है, राज्य सरकार, केंद्र में अलग सरकार है, फिर बिहार में चाहे अदर मतलब जो भी चीजें हैं तो वहां अलग अलग सरकारें और एक सबसे ऊपर क्या है, केंद्र सरकार है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इसका लाभ हम देखेंगे कि इसका लाभ क्या है, कि ये बड़े देशों के लिए अच्छी सरकार होती है, बड़े देशों के लिए अच्छी सरकार।
बड़े देशों के लिए अच्छा। ठीक है। दूसरा क्या होगा? सभी का प्रतिनिधित्व। सभी का प्रतिनिधित्व। तीसरा क्या होगा? तानाशाही रवैया नहीं देखने को मिलेगा। तानाशाही रवैया नहीं देखने को मिलेगा। अब इन तीन चीजों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम बताए थे कि बड़े देशों में काफी विभिन्नताएं पाई जाती है। वो भौतिक विविधता भी हो सकती है, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार की विविधता हो सकती है। जैसे भारत देश में ही ले लीजिए, तो वहां पे हम बताएं तो वहां पे अलग अलग मतलब भौगोलिक विभिन्नता के आधार पे अलग अलग योजनाओं को लाया जाता है कि इस क्षेत्र के लिए ये योजना अच्छी रहेगी, इस क्षेत्र के लिए ये योजना अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं ला रहे हैं, तो वहां पे अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग वर्ग के लोगों का जो कल्याण हो रहा है, तो उससे पूरे देश का कल्याण होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि संघात्मक सरकार में कि बड़े देशों के लिए और अलग अलग क्षेत्रों को जोड़कर एक बड़ा देश भी बन जाएगा। तो वहां पे ओवरऑल हम देखेंगे कि पूरे देश के लोगों का क्या हुआ है, अच्छा हुआ है या कल्याण हुआ है, क्योंकि पूरे देश के लोगों के लिए उनके विभिन्नताओं के आधार पे अलग अलग योजनाओं को लागू किया गया है, लाया गया है। आर्थिक आधार पे हो चाहे सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे हो, उन सब चीजों को नोटिस करके और योजना लाई गई है और उस आधार पर क्रियान्वित की गई है, ताकि उस क्षेत्र विशेष के लोगों का प्रतिनिधित्व अच्छे से हो सके। तो अगर किसी एक क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व किसी योजना के माध्यम से हो रहा है, तो अलग अलग क्षेत्रों को अगर हम बढ़िया से विकास करेंगे, तो ओवरऑल हम देखेंगे कि पूरे देश का विकास हो चुका होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा होता है और अलग अलग कानून नियम बनाए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए। तो वहां पे बड़े क्षेत्रों के लिए क्या माना जाता है? या संघात्मक सरकार या संघात्मक संविधान अच्छा माना जाता है और यहाँ पे सभी का प्रतिनिधित्व मिलता है। वहां पे हम क्या देख रहे थे कि अमीर गरीब सबके लिए एक ही कानून बन रहा था, लेकिन यहाँ पे गरीब लोगों को, जैसे भारत में देखिए, जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं, तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में भी चाहे हर जगह उनको सब्सिडी दी जाती है या छूट दी जाती है कि मतलब ये अपने आप को ग्रोथ कर सके। पैसे के अभाव में वो अपने आप के अपने ग्रोथ को न उनका ग्रोथ न रुके, इस वजह से अलग अलग योजनाएं लाई जाती है। वहां पे उनका मेन सेंस देखिए, योजना तो अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग आ रही है, ठीक है, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो भी पिछड़े हुए लोग हैं उनको, उनके स्तर को, आर्थिक सामाजिक जो भी पिछड़ापन है उनका, उस स्तर को उठा के और एक अच्छे और सुव्यवस्थित लेवल तक लेके जाए, जहां से कि वो अपना जीवन सामान्य तरीके से जी सके। तो ये कब संभव होगा? जब संघात्मक सरकार होगी और एक लोगों के लिए मतलब हर प्रकार के विभिन्नता के आधार पे अलग अलग योजनाओं को लागू किया जाएगा, तो ये वहीं पे संभव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सभी का प्रतिनिधित्व हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग योजना लाई जा रही है, तो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व हो रहा है ना। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सभी का प्रतिनिधित्व हो रहा है। अब तानाशाही रवैया नहीं देखने को मिलती है इस प्रकार के संविधान में। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा है। अगर केंद्र सरकार मान लीजिए कि कोई मनमानी कर रही है, तो वहां पे राज्य सरकारें क्या करती हैं? अगर मान लीजिए केंद्र सरकार कोई कानून ला दी और उसको बना दी और वो राज्य के हित में नहीं है, तो संविधान में ये जिक्र किया गया है या बताया गया है कि जरूर वो क्या कर सकती है, उस योजना को रोक लगा सकती है राज्य सरकार और अपने यहाँ ना लागू कर सकती है। बाद में उस पर जो भी डिस्कस होगा कि हाँ आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, तो वो चीजें आएंगी निकल के सामने कि इसमें कौन सी कमी है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि सारी शक्ति एक ही सरकार के पास में नहीं है, तो यहाँ पे तानाशाही रवैया नहीं देखने को मिलेगा। सारे लोगों की सहभागिता, ओवरऑल कह सकते हैं कि संघात्मक सरकार में सारे लोगों की सहभागिता देखने को मिलती है। ओवरऑल हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब इसके कमियों की बात करेंगे, यहाँ पे इसकी विशेषताएं थी, अब इसके कमियों की बात करेंगे हम। देखिए,
पहली कमी तो हम एकात्मक संविधान में क्या बताए थे कि वहां पे निर्णय में शीघ्रता होती है। यहाँ पे क्या होगा, कई सरकारें होंगी और किसी चीज पे निर्णय लेने के लिए सारी सरकारों को शामिल किया जाएगा, और जब सारी सरकारों को शामिल किया जाएगा तो निर्णय लेने में जाहिर सी बात है कि देरी होगी ही होगी। तो इस वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निर्णय में क्या होगी, देरी होगी, निर्णय में देरी। दूसरा हम क्या देखेंगे कि कई सरकारें हैं तो उनको चलाने के लिए ज्यादा लोग चाहिए, और जब ज्यादा लोग चाहिए तो किसी से भी आप काम लेंगे तो उसको पेमेंट देंगे ही देंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे खर्च ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, खर्चीली सरकार होगी। ठीक है। तीसरा क्या होगा कि जो भी संघात्मक सरकार वाले या संघात्मक संविधान वाले जो भी देश हैं, अधिकांशतः देखा गया है कि उनमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका का संविधान है, तो वहां पे जो भी प्रांत है, प्रांत की अलग वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो वो कैलिफोर्निया प्रांत का अगर निवासी है तो पहले कैलिफोर्निया का नागरिक होगा, यानी उसके पास दो नागरिकता होगी, एक तो अमेरिका की होगी और एक कैलिफोर्निया की भी होगी। तो वहां पे क्या देखने को मिल सकता है कि जैसे भारत में क्या है, हम ये कहेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं, और वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि हम कैलिफोर्निया के नागरिक हैं, उसके बाद अमेरिका के नागरिक हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि संघात्मक जो सरकार या संघात्मक संविधान वाले जो भी देश होते हैं उनमें अधिकांशतः क्या पाया जाता है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है, दोहरी नागरिकता। और जब दोहरी नागरिकता पाई जाएगी तो जैसे मान लीजिए हम हैं तो हम बोलेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं, और कोई बोलेगा कि हम कैलिफोर्निया के नागरिक हैं, और फिर बोलेगा कि अमेरिका के नागरिक हैं। तो वहां पे एकता की भावना दिख रही है। और हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, नागरिक नहीं बोल सकते, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। नागरिक बोलना होगा तो हम बोलेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर राष्ट्रीयता की बात आती है तो हम क्या लिखते हैं, इंडियन लिखते हैं या भारतीय लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो नागरिकता होती है तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एकता की भावना में कमी आती है, एकता की भावना में कमी देखने को मिलती है या आती है, एकता की भावना में कमी। किस वजह से, दोहरी नागरिकता की वजह से। देखिए हमारा जो भारत है, इस भारत देश का जो संविधान है, संविधान के जानकारों ने बाद की स्थिति को भी समझते हुए कितना अच्छे तरीके से हमारे देश के संविधान को बनाया है। आप भी एक बार सोचिएगा इस चीज को, क्योंकि देखिए भारत में क्या है, संघात्मक संविधान तो है लेकिन भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, ना कि दोहरी नागरिकता पाई जाती है। लेकिन अगर देखा जाएगा तो दोहरी नागरिकता किसका लक्षण है, संघात्मक सरकार का ही लक्षण है दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत इस चीज को बहुत पहले ही भाप गया था कि बाद में इस चीज को लेकर विवाद की स्थिति हो सकती है। तो हमारे संविधान के जानकार लोग कितना मेहनत किए हैं संविधान को बनाने में, ये आप यहां से देख सकते हैं। तो भारत में क्या पाया जाता है, संघात्मक संविधान तो है लेकिन एकल नागरिकता पाई जाती है, जिससे कि एकता की भावना में क्या प्रबलता आए या वृद्धि दिखे। ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। फिर अगली बात हम करेंगे कि विवाद की स्थिति, विवाद की अधिकता। ऐसा क्यों? देखिए कोई भी चीज पे निर्णय लेना होगा तो मान लीजिए किसी बिंदु को लेके निर्णय, मान लीजिए कोई नियम कानून बनाया जा रहा है, राज्य सरकार कहेगी कि नहीं ये ऐसे होगा, केंद्र सरकार कहेगी कि नहीं ये ऐसे होगा। तो वहां पे क्या होगा, विवाद की अधिकतम स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है। क्योंकि टकराव होता है, दो हितों का जब टकराव होता है तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती ही होती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि विवाद की स्थिति अधिक देखने को मिलती है। ठीक है। और जहां पे विवाद की स्थिति अधिक देखने को मिलेगी तो विवाद को सुलझाता कौन है, न्यायपालिका सुलझाती है। और जब विवाद को सुलझाने का जो कार्य है वो न्यायपालिका के पास है, अधिकार जो है, तो इसलिए जो संघात्मक सरकार होता है
उसमें यही वजह है क्या कि न्यायपालिका एकात्मक सरकार की तुलना में, एकात्मक संविधान की तुलना में क्या होता है, न्यायपालिका अपेक्षाकृत मजबूत होती है। ठीक है, संघात्मक सरकार या संघात्मक संविधान में क्या देखने को मिलता है कि जो न्यायपालिका होती है वो एकात्मक संविधान वाले देशों की तुलना में क्या होती है, मजबूत होती है, क्योंकि वहां पे विवाद की स्थिति अधिक उत्पन्न होगी। ये इस चीजों से क्लियर हो रहा है। तो वहां पे मजबूत न्यायपालिका होनी चाहिए विवादों को निपटाने के लिए, अन्यथा अगर न्यायपालिका ही वीक होगी, कमजोर होगी, तो वो कहां से दो विवादों को या किसी भी प्रकार के विवाद को निपटा पाएगी। तो ये चीजें हो गई। यहाँ पे एकात्मक संघात्मक संविधान के बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद निर्णय कमियों को देखा, विशेषताओं को देखा, ये सारी चीजों को हमने अच्छे से डिस्कस किया। हमें लगता है कि इसमें हमने कुछ छोड़ा नहीं है। और बाकी आप लोग पढ़िए, अगर कोई दिक्कत अगर इस टॉपिक में समझ में आया तो आप कमेंट में कमेंट करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे, मेहनत अच्छी लगे तो SVN क्लासेस चैनल का नाम है, आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और देखिए। और कोशिश अब से मेरी रहेगी कि लगातार वीडियो जाए। कुछ बीच में टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लासेज नहीं जा पा रही थी, लेकिन अब कोशिश है कि डेली वीडियो डाली जाए, जिससे कि आप लोग नियमित रूप से इस सब्जेक्ट को पढ़ सकें। और बाकी जल्द ही